स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 4.2 एक्सरसाइज के कल 13 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे और आज हम प्रश्नावली को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बच्चों आज हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है बच्चों इस सारणी के बराबर में 1 + a² + b² प्लस में c²। तो बच्चों हम यहाँ पे ये पद जो है वो किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को जोड़ के देख लीजिए, आपको यहाँ पे 1 + a² + b² + c² का जो पद है वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों अपने आप में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत आपको अच्छे से समझनी होगी। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की सारणी को मैं डेल के इक्वल मानूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है a² + 1, यहाँ पर है AB, यहाँ पर है AC, ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा b² + 1, यहाँ पर है BC, ये यहाँ पर होगा CA, CB और c² प्लस में 1। सवाल की शुरुआत देखिए बच्चों हम किस प्रकार से करेंगे। बच्चों मैं यहाँ पे सबसे पहले a² + 1 में से मैं यहाँ पर एक कॉमन लेने वाला हूँ और इसका रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ से एक कॉमन ले लूंगा तो इन तीनों ही पदों में से a बाहर कॉमन आ सकता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा a कॉमन लेने के बाद में अंदर बचेगा a + 1/a। ध्यान दीजिए बच्चों a² + 1 में से a को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा a + 1/a। यहाँ पर एज इट इज रहेगा AB और यहाँ पर है AC, यहाँ पर AB जो है वो एज इट इज रहेगा। b² + 1 में हम लोग जब b कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास बच्चों b + 1/b और यहाँ पर रहेगा BC, यहाँ पर है बच्चों आपके पास CA, यहाँ पर है CB और c² + 1 में से जब c कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा c + 1/c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति से हम लोग ABC जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर R1, R2 व R3 से क्रमशः A, B व C उभयनिष्ठ लेने पर तो आप देखेंगे बच्चों कि जब मैं तीनों ही पंक्तियों से ABC बाहर कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बाहर तो आ जाएगा A, B और C। क्या परिवर्तन आएगा ABC कॉमन लेने पे? पहले पंक्ति के अवयव में चेंजेस आएगा। यहाँ पर हो जाएगा A + 1/a, यहाँ पर A कॉमन लेने के बाद बचेगा B और यहाँ बचेगा C। अब दूसरी पंक्ति से जब B कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ बचेगा A, यहाँ पर आएगा B + 1/b और यहाँ पर बचने वाला है C। यहाँ से जब C कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ बचेगा A, यहाँ आएगा B और यहाँ पर आएगा C + 1/c। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है वो ABC तीनों ही पंक्तियों से बाहर कॉमन लेंगे। अब देखिए बच्चों जब मैंने यहाँ पे तीनों पंक्तियों से बाहर ABC कॉमन लिया है तो ABC यहाँ पे बाहर आ गया। अब इस A का गुणा तो करूंगा मैं पहले स्तंभ से, B का गुणा करूंगा दूसरे स्तंभ से और C का गुणा करूंगा मैं यहाँ पे तीसरे स्तंभ से। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या परिवर्तन लिए थे और अब मैं क्या परिवर्तन लेने जा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे तीनों ही पंक्तियों से ABC बाहर कॉमन लिया है, अब मैं तीनों स्तंभों को उन ABC से कर दूंगा गुणा। तो देखिए बच्चों परिवर्तन क्या होगा, यहाँ C1 = AC1, C2 बराबर में BC2 तथा C3 बराबर में C3 लेने पर। तो बच्चों हम यहाँ पे किस प्रकार की संक्रिया ले रहे हैं, पहले स्तंभ को A से, दूसरे स्तंभ को B से और तीसरे स्तंभ को मैं यहाँ पर C से गुणा करूंगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, जब पहले स्तंभ को हम यहाँ पर A से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वापस a² + 1, यहाँ पर हो जाएगा वापस a² + 1, नीचे हो जाएगा यहाँ पर a² और यहाँ पर भी हो जाएगा a²। दूसरे स्तंभ को जब B से गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा b², ये बन जाएगा यहाँ पे बच्चों b² प्लस में b, b² प्लस में 1 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा b²। अब यहाँ पर तीसरे स्तंभ को जब C से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास c², यहाँ पर भी आ जाएगा c² और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास c² प्लस में 1। तो देखिए बच्चों इन सभी संक्रियाओं के बाद में अब हमें यहाँ पर जो सारणी प्राप्त की है
यहां पे अगर मैं परिवर्तन लेता हूं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आप देख सकते हैं कि पहले स्तंभ का जो प्रत्येक अवयव है अब वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे हमने प्रयास किया है ये इसी प्रकार की सारणी को बनाने में किया है। तो यहाँ पे दी गई सारणी कुछ परिवर्तनों के बाद में इस सारणी में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करना काफी आसान होगा। अब मैं यहाँ पे परिवर्तन ले रहा हूँ C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ऐसा करने से पहले स्तंभ का जो प्रत्येक अवयव है वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे स्तंभ में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर है सी स्क्वायर, यहाँ पर है सी स्क्वायर, यहाँ पर है सी स्क्वायर प्लस में 1। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ से अगर पहली स्तंभ से अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, तो पहले स्तंभ के तीनों ही अवयव जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी पंक्ति के अवयव यहाँ पर एज इट इज रहेंगे। तीसरी पंक्ति के अवयव में भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में 1। अब देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको रूल के अनुसार बताया था कि यहाँ पे जब किसी भी पंक्ति या स्तंभ के तीनों अवयव जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाए तो किन्हीं दो अवयवों को हम यहाँ पे शून्य में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे किस प्रकार की संक्रिया लूंगा, मैं यहाँ R1 में चेंज लूंगा R1 माइनस R2, तो इससे बच्चों यहाँ पे जब 1 माइनस 1 करेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा और साथ ही साथ बच्चों मैं यहाँ पर R2 में चेंज लूंगा R2 माइनस R3 और इस संक्रिया के सापेक्ष जब 1 माइनस 1 करूंगा तो ये पद यहाँ से शून्य हो जाएगा और उसके बाद में हम इसका प्रसार करेंगे। तो इस संक्रिया के बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे हमें किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाहर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बी स्क्वायर में घटाएंगे बी स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 1 और ये सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। अब देखिए बच्चों 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर को घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर प्लस 1 को घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस में 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे पहले स्तंभ के इन दोनों अवयवों को 0 में कन्वर्ट कर दिया और अब यहाँ पे कोई भी पद जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। तो बच्चों मैं इस स्तंभ के तीसरे अवयव के सापेक्ष इस सारणी का जो है वो प्रसार करूंगा। तो देखिए बच्चों मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर इस 1 की जो पोजीशन है बच्चों वो A3 1 है और 3 और 1 का योग होता है 4 यानी कि एक सम संख्या, इसलिए 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बाहर प्लस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पे इस 1 के सापेक्ष उपसारणी क्या होगी, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा -1 0 1 और माइनस का 1। तो बच्चों यहाँ पे डेल इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर -1 को 1 से करेंगे 1 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो कुल मिलाकर यहाँ सोल्व करने पे 1 आएगा और 1 को जब इस पद से हम लोग गुणा करेंगे तो मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि राइट हैंड साइड वाला पद जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस का ये अंतिम क्वेश्चन था। अब यहाँ पे केवल 2 ऑप्शनल क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से इनको सोल्व करके हम अगली प्रश्नावली की तरफ मूव करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे अब हम लोग 15 और 16 ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो एक साथ सोल्व करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बच्चों आपको दिया हुआ कि यदि ए जो है वो एक 3 कोटि का वर्ग अवयव हो तो सारणिक के ए का मान क्या होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो बच्चों सिंपल आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे माना कि ए जो है वो 3 कोटि का यहाँ पे एक सारणिक है और यहाँ पे मैं कोई भी अवयव ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया A1 B1 C1, यहाँ पे ले लिया बच्चों मैंने A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। देखिए बच्चों आपको यहाँ पे A जो है वो एक 3 कोटि का वर्ग अवयव है, तो पहले आपको यहाँ पे अवयव शो करना होगा। तो यहाँ पे अवयव के लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होता है। तो अवयव जो है बच्चों यहाँ पे A जो है वो एक 3 कोटि का वर्ग अवयव हमने ले लिया। अब देखिए बच्चों मुझे इस अवयव को किससे गुणा करना है, K से।
तो जब मैं इस अवयव को k से गुणा करूंगा तो इसका रूल आपको पता है, जब भी किसी अवयव को किसी अधिक संख्या से गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव को हमें उस संख्या से गुणा करना होता है। तो देखिए बच्चों, मेरे पास यहां पर आएगा KA1, KA2, KB1 और यहां पर आ जाएगा KC1, यहां पर आएगा KA2, यहां पर आएगा KB2, यहां पर आएगा KC2, यहां पर आएगा KA3, यहां पर आएगा KB3 और यहां पर आएगा KC3। तो बच्चों रूल आप समझ गए होंगे कि जब किसी अवयव को अदिश पद से गुणा करेंगे, अदिश राशि से गुणा करेंगे तो उसके प्रत्येक अवयव को हमें k से गुणा करना होगा। लेकिन बच्चों जब हम यहाँ पे इसका सारणिक का मान निकालेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या परिवर्तन लेंगे, ब्रैकेट के स्थान पे यहाँ पे बिल्कुल दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। यहाँ पर आ जाएगा KA1, ये आ जाएगा KB1, यहाँ पर आएगा KC1, ये हो जाएगा यहाँ पे KA2, ये हो जाएगा KB2, ये हो जाएगा KC2, ये हो जाएगा KA3, ये हो जाएगा KB3, ये हो जाएगा KC3। अब देखिए बच्चों, यहाँ से सारणिक में से यहाँ पर जब मैं k कॉमन लूंगा तो बच्चों इसका रूल आपको अच्छे से पता है, सारणिक में से जब कोई भी संख्या, कोई भी पद कॉमन लिया जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर पंक्ति से या पर्टिकुलर स्तंभ से कॉमन लिया जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे पहली पंक्ति से भी बाहर k कॉमन लूंगा, दूसरी पंक्ति से भी बाहर k कॉमन लूंगा और तीसरी पंक्ति से भी बाहर k कॉमन लूंगा, तो कुल मिलाकर बाहर k की क्यूब हो जाएगा और अंदर बचेगा आपके पास A1, B1, C1, A2, B2 और C2, A3, B3 और C3। और यहां पर बच्चों ये जो सारणिक है वो सारणिक A के मान के इक्वल है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सारणिक KA का जो मान है वो यहां पर k की क्यूब इंटू सारणिक A के गुणनफल के बराबर होगी, अर्थात अपना यहां पे C ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो बच्चों बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब अवयव को k से गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद को k से गुणा करना होगा, लेकिन जब सारणिक में से बाहर k कॉमन निकालेंगे तो तीनों पंक्तियों से आपको बारी बारी से k बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर k की क्यूब आएगा और यहाँ पर इस सारणिक A का मान आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर सारणिक KA का जो मान होगा वो यहाँ पर k की क्यूब सारणिक A के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर C के इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि काफी आसान है। इस प्रश्नावली की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि सारणिक किसे कहते हैं। मैंने पहली लाइन ये लिखी थी प्रश्नावली की स्टार्टिंग में कि एक सारणिक जो होता है वो केवल वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है। सारणिक जो होती है वो वर्ग अवयव से संबंधित। तो बच्चों इसमें कौन सा कथन सत्य आप खुद देख लीजिए। सारणिक एक वर्ग अवयव होता है, ये कथन पूरी तरह से गलत है, ये एक अवयव नहीं होता है। सारणिक एक अवयव से संबंधित संख्या होती है, नहीं बच्चों ये कोई प्रत्येक अवयव से संबंधित संख्या नहीं होती, ये केवल सारणिक जो होता है वो एक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4.2 एक्सरसाइज जो कि काफी महत्वपूर्ण थी उसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम मूव करते हैं प्रश्नावली 4.3 की तरफ। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3 की तरफ और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक विधि से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल तभी ज्ञात करेंगे जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हों। यदि शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 व x3 y3 हो, तो बच्चों हम यहाँ पे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 व x3 y3 हो। तो देखिए बच्चों, इस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा यहाँ पर 1/2। आपको यहाँ पे पहली पंक्ति में लिखना होता है x1 y1 और यहाँ पर लास्ट में आपको 1 लेना होता है। यहाँ पर आएगा दूसरा निर्देशांक x2 y2, इसके साथ भी यहाँ पे तीसरा अवयव 1 लेना होता है और यहाँ पर आएगा आपके पास x3 y3 और यहाँ पर भी आपको लेना है 1। तो बच्चों यहाँ पर आपको अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक इस रूप में दिए गए हैं तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इक्वल्स टू 1/2
x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इस प्रकार से अवयवों को अरेंज करके और इसका प्रसार करके हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों आप यहाँ पे किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे केवल सोल्व करने पे माइनस या प्लस का डिफरेंस आएगा, संख्यात्मक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर बच्चों इन केस अगर क्षेत्रफल जो है वो माइनस में कोई संख्या आती है तो हमें पता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट वहां पे डाल करके क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, उस नेगेटिव संख्या को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों आपने 10वीं क्लास में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। बच्चों ये फॉर्मूला आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, और जब आप इस सारणी का प्रसार करते हैं तो बच्चों आप इसी रूप को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों कहने का सीधा सा मतलब है 10वीं क्लास में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो इसी सारणी का प्रसारित रूप है। तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पे मैंने इसको सारणी के रूप में लिख लिया और ये जो तरीका था वो आपने 10वीं क्लास में यूज किया था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक आपको 3 शीर्ष के निर्देशांक देकर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि के किस मान के लिए, आपको एक निर्देशांक की वैल्यू यहाँ पर के दे देगा, के किस मान के लिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 49 के बराबर होगा या किसी संख्या के बराबर होगा। तो बच्चों उस केस में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को 49 के बराबर लेना होगा। लेकिन ध्यान रहे जब भी कोई संख्या हमें दे रखी हो क्षेत्रफल के रूप में, मुझे उस संख्या को सवाल के रूप में लिखते वक्त वहां पे प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाना पड़ेगा। अगर मुझे ये दे रखा है कि वहां पे कि क्षेत्रफल 49 है तो बच्चों मुझे इस क्षेत्रफल के बराबर में केवल 49 नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का 49 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वो क्षेत्रफल प्लस 49 प्राप्त हुआ हो सकता है वो क्षेत्रफल माइनस 49 प्राप्त हुआ हो, क्योंकि दोनों ही केस में हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को ही यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो के का मान इन दोनों वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग प्राप्त होगा। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएंगे। तीसरा प्रकार बच्चों यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे 3 निर्देशांक देकर आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि तीनों के सरेख, ये तीनों निर्देशांक जो है वो सरेख हैं या नहीं है। तो सरेख होने का क्या प्रतिबंध होगा? 3 बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध। बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी 3 बिंदु सरेख कब होते हैं? जब वो एक ही रेखा के ऊपर स्थित होते हैं। और अगर कोई 3 बिंदु एक रेखा के ऊपर स्थित है तो इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, अर्थात उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अगर मैं उन तीनों शीर्षों की सहायता से निकालता हूं तो वो मुझे शून्य के बराबर प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर पे बच्चों 3 बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है डेल बराबर 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, और ये जो है वो आपको शून्य के बराबर प्राप्त होगा। तो 1/2 को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा सरेख होने का जो प्रतिबंध है वो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी मुझे यहाँ पे किन्हीं 3 बिंदुओं को सरेख प्रूफ करना होगा तो मैं इस सारणी के अंदर उन बिंदुओं को रखने के बाद उसका प्रसार करूंगा और सोल्व करने के बाद अगर मेरे को 0 प्राप्त होता है तो बच्चों यहाँ पे तीनों बिंदु जो हैं वो सरेख कहलाएंगे। और यहाँ पर जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों वो ये होगा कि आपसे 3 बिंदुओं से गुजरने वाली 3 बिंदुओं से गुजरने वाली 3 की जगह बच्चों आपको यहाँ पे 2 बिंदु ही दिए मिलेंगे। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का
समीकरण आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण मान लिया कि दो बिंदु जो है वो x1 और y1 है और दूसरा बिंदु जो है बच्चों वो x2 और y2 है। तो आप खुद देख सकते हैं बच्चों कि अगर इन दोनों बिंदु से कोई रेखा गुजरती है और इस रेखा के ऊपर अगर बच्चों मैं कोई तीसरा बिंदु pxy मान लेता हूं, तो ये तीनों बिंदु जो है बच्चों यहाँ पे सरेख होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तीन बिंदु सरेख कब होंगे? तीन बिंदु सरेख होने का प्रतिबंध हम अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बिंदु सरेख कब होंगे? यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करूंगा तो बच्चों यहाँ पर आएगा x1 y1 एक, x2 y2 एक। ये तो जो दो बिंदु आपको दिए गए थे उनको मैंने यहाँ पे लिखा है, और तीसरा बिंदु मैंने यहाँ पे इस रेखा के ऊपर माना था जो कि x y जिसके निर्देशांक है। तो यहाँ पर आएगा x y और एक। चूंकि तीनों बिंदु जो है वो सरेख हैं, इसलिए इस सारणी का मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। और जैसे ही हम यहाँ पे सारणी का प्रसार करेंगे तो आपको x और y के अंदर एक समीकरण देखने को मिलेगा जो कि वास्तव में इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होगा। तो बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर आधारित ये तीन प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्षेत्रफल को निकालना, या फिर क्षेत्रफल दिया हो तो किसी के का मान ज्ञात करना, तीन बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध, और यहाँ पे दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली किसी रेखा का समीकरण। तो बच्चों, यहाँ पे इस छोटी सी थ्योरी के बाद में अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.3 की तरफ। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन, और इसमें मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें मुझे तीन अलग अलग कंडीशंस में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जो है वो दिए गए हैं। तो बच्चों, त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक अगर दिए गए हों तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पे होता है 1/2। फॉर्मूला होगा यहाँ पे x1 y1 1, x2 y2 1, यहाँ पर आएगा x3 y3 और 1। तो बच्चों, यहाँ पे इस फॉर्मूले को इन तीनों ही सवालों के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला पार्ट। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा पहले पार्ट में, उसमें मैंने पहले निर्देशांक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को यहाँ पे x3 y3 माना है। तो यहाँ पर आएगा 1 0, ये आ जाएगा यहाँ पे 6 0, और तीसरा निर्देशांक यहाँ पे 4 3, और यहाँ पर आता है 1 1 और 1। अब बच्चों, हम इसका प्रसार करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा? 1/2। पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए बच्चों, इस एक के सापेक्ष उप सारणी का मान क्या आएगा? 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 -3 यानी कि -3। 0 के सापेक्ष प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। इस +1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ उपसारणी का मान आएगा 6 × 18 -0 यानी कि +18। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा आपके पास 1/2, -3 को 1 से गुणा करेंगे, -3 और +18, और 18 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। तो कुल मिलाकर आएगा 15/2, और लास्ट में हमें लगाना होगा वर्ग इकाई, क्योंकि हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है। अब देखिए बच्चों, हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में केवल x1 y1 निर्देशांकों के मान चेंज हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? 1/2। पहला निर्देशांक है यहाँ पे 2 और 7, दूसरा निर्देशांक है यहाँ पे 1 और 1, तीसरा निर्देशांक है यहाँ पे 10 और 8, और यहाँ पे आएगा 1 1 और 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका प्रसार करेंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो यहाँ 1/2 बाहर रहेगा। पहली पंक्ति में 2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसकी उपसारणी क्या आएगी बच्चों? 1 1 8 1, और इसका मान निकालेंगे तो 1 -8, 1 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -7। अब इस 7 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बाहर माइनस का साइन लगेगा। जब इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो उपसारणिक में अवयव आएंगे 1 1 10 और 1। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 -10, 1 -10 बच्चों होता है -9, और यहाँ पर बच्चों +1, लास्ट में +1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 8 × 8 -10, और 8 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -2। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2, 2 को -7 से गुणा करेंगे -14, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे +63, 1 को -2 से करेंगे तो -2, और इसको आगे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/2। 63 में से हमें घटाना है यहाँ पे 16, तो अपने पास आएगा बच्चों 63 में से 16 घटाएंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 7, और 5 में से घटाएंगे 4, तो यह आ जाएगा 47/2 वर्ग इकाई।
तो यहाँ पे सेकंड पार्ट यानी सेकंड पार्ट में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो आएगा 47/2 वर्ग इकाई। और अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन का थर्ड यानी कि लास्ट वाला पार्ट, और इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा बच्चों उसमें केवल आपको निर्देशांकों के मान में परिवर्तन करना है। पहला मान है -2 और -3, दूसरे निर्देशांक यहाँ पे 3 और 2, तीसरे निर्देशांक का बच्चों यहाँ पे -1 और -8, और यहाँ पे लेना होगा 1 1 और 1। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो -2 के सापेक्ष उप सारणी का मान क्या आएगा। जब इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमारे पास अवयव आएंगे 2 1 -8 और 1। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 2 1 2 माइनस प्लस 8, तो 2 + 8 यानी अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 10। यहाँ पे माइनस के साथ ही दूसरा अवयव लिखना होता है तो ये -3 है, ये बन जाएगा यहाँ पे +3। और इसकी उपसारणी का मान आएगा बच्चों जब पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 3 + 1, तो 3 और 1 हो जाता है यहाँ पे 4। और लास्ट में +1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 8 3 24 -24 और +2, तो -24 और +2 जो होता है बच्चों वो -22 होता है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2, ये हो जाएगा -20, 4 ये हो जाएगा यहाँ पे 12, और ये आ जाएगा यहाँ पे -22। तो बच्चों इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप देखिए 12 में से 22 घटाएंगे तो -10, और -10 और -20 यानी ये आएगा यहाँ पे -30/2 यानी कि -15। लेकिन बच्चों यहाँ पे चूंकि वैल्यू नेगेटिव आई और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट डालकर हम त्रिभुज का जो फाइनल क्षेत्रफल है वो +15 वर्ग इकाई जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे तीनों ही पार्ट जो है वो काफी आसान है, केवल आपको इस फॉर्मूले की सहायता से आपको यहाँ पे शीर्षों के निर्देशांक में परिवर्तन करना है और तीनों ही कंडीशन में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों आज हमने जो है वो 4.3 एक्सरसाइज में त्रिभुजों का क्षेत्रफल निर्देशांकों की सहायता से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं इसके ऊपर हमने अभ्यास किया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।